बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और आपकी मेज़बान कहना इसलिए बहुत अच्छा भी लगता है समटाइम, क्योंकि हमारा और आपका रिलेशन बहुत अरसे से चलता आ रहा है। और फिर जब कभी बाहर लोग रुक के पूछते हैं ना, अच्छा जी आप वो हैं, तो इतना मतलब वो फैमिली वाला महसूस होता है और पूरे शहर में सभी लोग इस तरह से प्यार देते हैं, जानते जहाँ कहीं जाएं। तो ये आप लोग सब लोगों की मोहब्बत है, हमारे लिए भी आप उतने ही अहम हैं और हम भी आप लोगों से उतना ही प्यार करते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी सारी टीम दिन रात काम करती रहती है, तो ज़रूर हमारे इस काम को अप्रिशिएट भी किया करें और इसके साथ साथ अपनी सजेशन, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम खबरों से और 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी दीगर सेगमेंट्स की भी, और आपकी बर्थडे भी ज़रूर हमने शामिल करनी है आज वंस अगेन। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी मन तक जानेंगे। स्मॉग में काफ़ी हद तक कमी लग रही थी, लेकिन आज शहर लाहौर जो अभी रिसेंट हमने देखा है नंबर 1 पर आ रहा है। अब वो किस तरह से है, क्योंकि धूप भी नज़र आ रही थी, थोड़ी सी आबो हवा भी क्लियर थी, तो मौसम जो है वो अब चेंज भी हो रहा है, लेकिन स्टिल स्मॉग है। सो क्या करना है अब इसका हल? कोई वैसे तो हमने बारहा इसका हल तलाश करने की कोशिश की है, तो हमेशा वही चीज़ें सामने आती हैं, सोल्यूशन वही सामने आते हैं और हमेशा वही सजेशन आती हैं कि आज से ही काम करना शुरू कर दें अगर आने वाले सालों में बचना है। तो आमिर रज़ा खान साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपको स्मॉग फील हुई? बिल्कुल है, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में इसका इजहार भी कर चुका हूँ और मैंने एक कॉलम भी इस पर लिखा था कि लोग गलत समझते हैं कि अब स्मोक नज़र नहीं आ रही तो स्मोक नहीं है। आपके सारा साल स्मोक रहती है, सारा साल आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। जब ज़रा धुंध शामिल होती है तो ये जो धुआं है या जो ये जिसको हम स्मोक अब बोलते हैं, ये पार्टिकल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिजिबल, मतलब आपको विजिबल हो जाती चीज़ें और आप कहते हैं कि ये स्मोक है। ये सारा साल रहते हैं। ये जून में भी इसी तरह से है, ये जुलाई में भी इसी तरह से है, ये ना गर्मी है ना सर्दी है। हाँ, ज़रा धुंध आएगी तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा आप सारा साल अगर मोनीटर करें तो आपका स्मोक का लेवल जो है वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन इलाकों में से एक इलाका है। यानी आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रहते हैं सारा साल में कोई सिर्फ माह सिवाय वो चंद दिन जो कि बरसात के दिन हैं जिनमें बारिशें हो रही होती हैं, उसमें आपकी हवा जो है, फ़िज़ा जो है क्लियर होती है। अदरवाइज़ मुझे बताएं, कल मोमनपुरा वालों ने मुजाहरा किया, परसों किया। उन्होंने कहा कि आते हैं इन्वायरमेंट वाले और वो पैसे लेकर चले जाते हैं। टायर भी जल रहा है, लोहा भी पिघलाया जा रहा है और वो जो फुजला है उसको भी जलाया जा रहा है और उसके बाद वहाँ दीवारें काली हैं, वहाँ पे लोगों के फेफड़े तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे समझ नहीं आती है कि या तो वो लोग वहाँ से नकल मकानी करें, अपने घर बार बेचें। नहीं, इतना आसान मैं ख़ास मोमनपुरा वालों को और ये बाटापुरा और मोमनपुरा और ये इस तरह के जो इलाके हैं, नहीं आमिर भाई, वहाँ से वो अपने घर बेच के कहीं पे जाके घर लेना चाहे ना, तो घरों की वैल्यू आजकल उधर तो अच्छा भाई अगर किसी के पास मेरा मशवरा ये है कि भाई आपके पास अगर 10 मरले है तो आप 5 मरले में चले जाएं, लेकिन उस इलाके को छोड़ दें। ये मेरा पॉइंट था ना। देखें, इस तरह के आप 3 मरले में चले जाएं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आप अपने बच्चों की जान बचाएं। वो जो आपने बीमार होकर अपने ऊपर पैसा लगाना है। और हमारे एक दोस्त हैं, उनके बहनोई जो हैं वो इसी तरह उनकी डेथ हुई है, वहीं के रहने वाले थे और फेफड़े उनके बिल्कुल ख़त्म हो गए और डॉक्टर उनको कहता रहा कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, लेकिन पुराना घर है जी, हम छोड़ के कहाँ जाएं। वही बात। अच्छा, उनके पास जगह भी थी, लेकिन वो जी मेरी महल्लेदारी है, मेरा पुराना घर है, वो बहुत सारे लोगों का होता है और उनका वो इतना ऑक्सीजन पे आ गए कि 2400 घंटे उनको सिलेंडर लगा रहता था, उससे फेफड़ों पे पानी पड़ गया। अब मुझे बताएं, आपकी हवा फ़िज़ा साफ़ नहीं है और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके यहाँ एक अदारा है PHA, उसने तबाही फैलाई हुई है। एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनवायरनमेंट, फैला दी आप तबाही कह रहे हैं। वो लाइटें शाइटें लगाई हैं उन्होंने। और मुझे अभी मुल्तान जाना हुआ तो मैंने देखा कि मोटर वे के साथ साथ कोनो कारपस ही लगा हुआ है सारा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि मोटरवे की दोनों तरफ पहले वो मियाँ नवाज शरीफ वो लगवा गया यूकलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, अब ये नई बीमारी लगा गए। यानी ये वो दरख्त हैं जो कि इस ज़मीन के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हो सकता है किसी और ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद हो, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने हर चीज़ फ़ायदेमंद बनाई होगी। हमारी हवा, हमारी फ़िज़ा, हमारी ज़मीन के लिए ख़तरनाक है, सफ़ेदा भी और ये भी। आप ये पीको रोड पे चले जाए, आपको सफ़ेदे के दरख्त नज़र आएंगे, पानी पी रहे हैं आपका बैठे हुए, आपको दे कुछ नहीं रहे हैं वो। इसी तरह ये जो कोनोकार्पस है ये लगाए जा रहे हैं।
कहाँ देसी दरख्त गए भाई। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, बारहा की, उस दिन राव ने मुझे तसल्ली भी दिलाई कि आपकी जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो रोड से अप साइड पे हैं, उसको डाउन साइड पे होना चाहिए ताकि पानी उसमें जाए, और वो जो पानी हम बहा देते हैं नाली, और उसके लिए अलग से गटर बनाते हैं। आपके पीको रोड चले जाएं, जितनी ग्रीन बेल्ट है उसके साथ दीवार खड़ी कर दी इन्होंने ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके, पूरी पूरी दीवार बना दी। आप ज़रा गौर कीजिएगा, उसमें कोई होल नहीं है। और जो उसके साथ एक नाला बनाया, यानी उसके पैसे अलग से ठेकेदार ने लिए ना, वो आपने अलग से। तो आप एक जगह खर्चा कर रहे हैं जहाँ से बचत हो सकती है, वो बचत नहीं कर रहे हैं। मुझे बताएं, अगर आप एनवायरनमेंट पे ये काम कर रहे हैं तो आपको असल में आमिर भाई यहाँ ना हर किसी की मंतक अपनी अपनी है। कोई एक टेबल पे बैठकर बात करके सजेशन और हल निकाल के काम नहीं करना चाहता। जस्टिस शाहिद एक दूसरे पे डालते हैं। जस्टिस शाहिद करीम को फॉलो करें। हाँ, एक टेबल पे ना जाएं, एक कुर्सी को तो मान लें, चलें आप उनको माने। वो काम कर रहा है बंदा, नजर आता है, वो एक एक पॉइंट पर एक एक चीज पर कोई तो कर ले। लेकिन ये तो सिर्फ वो है, उसको आपके तो डेकोरेशन पीस बनाई जा रही है लाहौर को। लाहौर की एनवायरनमेंट खराब हो चुकी है, इसके लिए फैक्ट्रियां बंद होना बड़ा जरूरी है। ये ऊपर लशपश करे जाएंगे। हाँ। और बीच में लोग टायर जलाना तो बंद करवाए ना, कम से कम चले कुछ ना करें। बीमारियां लोगों को आप देते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है आज की लीड स्टोरी और बसाम सुल्तान की ये खबर है। 15 दिसंबर से सफाई का नया निज़ाम, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होगी, यानी हमारे घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आमिर भाई आएंगे। सॉरी जी, वकास अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लेट थे बाय द वे ये आज। वकास आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्या हमारे घरों में आएगी टीम कूड़ा इकट्ठा करने के लिए? अच्छा, वो पता नहीं आना है कि नहीं। कुछ लोगों के घरों में तो कुछ लोगों के घरों में तो जरूर आएंगे, जाहिर बात उन्हें दिखाना है। लेकिन इलाकों के घरों जब आप देखें, उन्होंने जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है वो वहाँ पे शुरू किया जहाँ पे ऑलरेडी जो सफाई और जो कलेक्शन है उनकी, या जहाँ पे उनकी सर्विसेज LWMC की वो बेहतर है। गुलबर्ग हो गया, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन। तो अगर आपने एक नया ही प्रोजेक्ट करना है तो क्यों नहीं आप कोट लखपत से करते, क्यों नहीं आप शाहदरा से करते, बंद रोड से करें। आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मॉनिटरिंग ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा और क्या उसकी कुव्वत के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, अंजाम वैसे ही होता है जैसे पहले हो रहा है। फिर मुझे इस विद ड्यू रिस्पेक्ट LWM से भी, गवर्नमेंट से भी, आपका एक ऑलरेडी कंपनी मौजूद है, आप उसके काम को आप स्पीड अप कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। वकास के 274 यूनियन काउंसिल के थ्रू तो पहले भी LWMC जो है वो पूरे शहर में ही करती है ना, वो सारे शहर की रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आप एरिया आइडेंटिफाई कर लें, सिर्फ ये 10 यूसी निकाल के, बाकी शहर को ये शहर समझते ही नहीं है। मैंने जिन इलाकों की बात की है, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले वो माल रोड पे या लिबर्टी में सारे अपने प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ही LWMC भी गुलबर्ग से निकलती नहीं है। हमने देखा जब बारिशें हो रही थी तो लिबर्टी में इनके कैंप होते थे, हम चीख रहे होते थे कि पानी और जगहों पे भी होता है, लेकिन उनका एक ख़ास मखसूस एक मकसद होता है प्रोजेक्ट की कामयाबी को अपने एक मखसूस पैमाने से नापते हैं कि जहाँ पे नज़र आना चाहिए। हालांकि इनका काम तो वहाँ पे नज़र आना चाहिए जहाँ पे हम समझते हैं यार कि ये शहर का ना लाहौर का एक आखिरी किनारा है, तो यहाँ पे शायद किसी ने आना है कि नहीं है। तो ये हमारे सिस्टम उल्ट है। फिर अलाशे वाला प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है अगर वो जैसे कामयाब हुआ शहर से, अगर ये उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, मेरा ख्याल है इससे भी बेहतर ये है कि जो शहर के पसमानदा इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है वही उठा ले, तो मेरा ख्याल है ये मुहिम मुकम्मल हो जाएगी। शहर से तो आप उठा सकते हैं, ये जो पोश एरिया जिन्होंने जिक्र किया है। मुझे ये बताएं कि आप कोट लखपत में चंद्राए रोड पे पड़ा हुआ जो आपके डस्टबिन का कूड़ा है आप वो नहीं उठाते, तो आप वो घर डोर टू डोर से जाके उठाएंगे। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 2-3 इलाकों में जो विजिट किया ना, काफी सूरत हाल बेहतर है। आई डोंट नो, आप शायद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा ज़्यादा बातें अच्छी कर दी और सही कहा इसने कि अगर आपको पायलट प्रोजेक्ट करना ही था तो लाहौर से शुरू करते। लाहौर से मुराद मेरी अंदरूनी लाहौर है, अंदरूनी शहर है जहाँ सबसे बड़ा मसला है। वहाँ पे गलियाँ हैं, वहाँ पे बाज़ार हैं, वहाँ मार्केट्स हैं, थोक की मार्केट्स हैं। तो आप पायलट प्रोजेक्ट आपका अंदरून शहर से शुरू होना चाहिए था, जो आपका टूरिस्ट हब है। आप लाहौर में जो टूरिस्ट आते हैं वो गुलबर्ग का इलाका देखने के लिए नहीं आते हैं,
वो कहाँ आएंगे? वो शाही किला देखने आएंगे, वो बादशाही मस्जिद देखने आएंगे, मस्जिद वज़ीर खां देखने आएंगे, हमाम देखने आएंगे, शाही हमाम देखने आएंगे, म्यूजियम देखने आएंगे। तो ये सारा इलाका जितना भी अच्छा, है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आपका वहाँ के ताजिर कितना अपनी दुकानों मैंने से छोड़ आके दे, सुबह- ताजर तो कूड़ा फेंकेगा ना जी बाहर, खाना किसका काम था? LWMC पैसे लेता उनसे। तो आमिर भाई एक अच्छा, दफा अगर जब पैसे उन्होंने लेता अपना है, visit अगर कर आपने लिया- अगर आपने मॉडल, आप जब ये बात कह रही थी ना हमारे घरों से, तो मैं हंस रहा था, आपके घर से नहीं उठा। नहीं, डोर टू डोर लिखा है ना। और हमारे घर नहीं है ना, हमारे ये घर तो जिन लिखा इलाकों कि में आपका है उन इलाकों में नहीं आएंगे, ये जिन इलाकों में जाएंगे उन इलाकों में कूड़ा होता ही नहीं बच्चे। अच्छा, वहाँ पहले ही ये सारा कलेक्शन वाला जो काम है, वो जो काम वालियाँ हैं वही लेकर जाती हैं और वो जाकर दूर फेंक के आती हैं। घरों से क्या कलेक्ट करना है इन्होंने? कौन सा कचरा होता है वहाँ पे? जहाँ घर कंजस्टेड एरिया में होते हैं, यानी 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का घर है, वो कंजस्टेड एरियाज कहलाते हैं। यहाँ पे 4-4 कनाल, 8-8 कनाल के घर हैं, वो कंजस्टेड एरिया नहीं होते हैं और वहाँ पे कूड़े की वो सूरत हाल नहीं होती है। तो जी, ये बिल्कुल। बिल्कुल वकास ने सही कहा। ये शायद मीडिया को आसान पड़ता है कि जी DSNG जो है लिबर्टी तक चली जाती है, तो ये कैंप लगाते हैं, तो पानी का तो लिबर्टी में लगाते हैं या लक्ष्मी में लगाते हैं, बस 2 जगह इनके पास मौजूद है। मुझे बताएं, क्या शुमाली लाहौर जो है, लाहौर नहीं है? नहीं, वहाँ तो लोगों के घरों में पानी दाखिल होता है, शुमाली लाहौर में बुरी होता तरह, है, बुरी तरह। वहाँ नहीं करते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपकी ड्रेनेजेस हैं, वहाँ पे आपके सारी की सारी ड्रेन, आप मेरे साथ आज चलें, मैं आप जो ड्रेन कहते हैं, सिटी ड्रेन है, कैंट ड्रेन है, गुलबर्ग ड्रेन है, हाजी कैंप वाली ड्रेन थी, उस पे जो तो भी है, आप उस पर चले जाएं, आपको कूड़ा भरा हुआ नजर आएगा। और आप कलेक्शन किसके घर से करेंगे और कैसे करेंगे? जो भी पायलट प्रोजेक्ट आता है वो गुलबर्ग से आता है, मॉडल टाउन में आता है। ये जो तो ये सिर्फ इनका मसला नहीं ना है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कुछ सोना नहीं, लाहौर नहीं, कौन सी मुहिम शुरू कर दी है ये लिबर्टी के सारा मैं आपको बताऊं, ये सारी वो प्लास्टिक सर्जरी है जिसके मतलब कहा जा वेल सकता है सेट कि प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी है। हमारी हुकूमत शौकीन है प्लास्टिक सर्जरी कराने की, ओह सॉरी, करने की। हमारी हुकूमत जो फिर है, वैसे भी ना प्रोजेक्ट वो होना चाहिए जो ना ये जो आपको नजर है ना लेपा टोपी नजर आती है, इससे आप बदनुमा दाग छुपा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इम्प्रेस नहीं हो सकते, आप भी ये देख लीजिएगा। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। खबर अच्छी है जी, वजीर आला का चीन का दौरा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कल से ये खबर अगर देख रही हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद कैंसर में मुब्तला रहे। कीमोथेरेपी का अमल जिस कदर दर्दनाक था, मैं अल्फाज में शायद वो नहीं बयान कर सकती कभी भी। तो अगर कुछ ऐसा इलाज कैंसर के मरीजों के लिए आ जाता है कि कीमोथेरेपी की जगह कुछ जदीद इलाज हो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी दुआएं हैं। मैं तो दुआ गो थी कि CM साहिबा इसको मुमकिन बनाने में कामयाब हो जाए। मैंने बहुत सारी उस टाइम दुआ की। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, अगर बन ही रहा है तो और उस पर 200 अरब रुपया खर्च हो ही रहा है हमारा, और तो उसमें जदीद टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। वाकई आप सही कहती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और हॉकी के स्टार प्लेयर नवीद आलम, कीमो के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। यंग भी था लेकिन कैंसर सर्वाइव ना कर पाया और कीमो के दौरान ही उसकी डेथ हो गई एक हॉस्पिटल के अंदर, और इसके इलाज की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। चीन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। चीन ने 2 चीज़ों पे बहुत काम किया है। एक तो उन्होंने कैंसर से बचाव पर काम किया है, प्रिवेंशन वो आपका सबसे है, पहले जरूरी। वो आपकी है इन्वायरमेंट और आपका फूड हैबिट्स। ये 2 Yes. चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैंसर को बढ़ोतरी देती है। ये जो भी हम बंद रोड की यहाँ वहाँ की बातें करें, ये क्या है? ये सारा ये जो था वो कैंसर आप था। अंदर अपने काला अच्छा, धुआं कैंसर ही इत्तेफाक से अब वो 8 दिन के दौरे पे हैं, 3 दिन गुजर चुके हैं और उन्होंने 2 एक जगहों पे मैं समझता हूँ कि अच्छा विजिट किया। एक तो उन्होंने वो जो रोबोटिक एग्रीकल्चर फार्मिंग Yes. पे जो काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। रियली अप्रिशिएट ये कैंसर वाला, और तीसरा वो एनवायरनमेंट के हवाले से कि उन्होंने फ़िज़ा को कैसे साफ रखा हुआ है, इस पर हमें काम करना चाहिए। अगर वो कुछ सीख के आती हैं, अगर अच्छी स्टूडेंट हुई तो सीख आएंगी, लेकिन मुझे लगता है परवेज़ रशीद साथ है तो शायद ना ही सीख पाएँ, क्योंकि वो सीखने नहीं देते हैं उसको मरियम को। मेरा अपना अंदाज़ा है। तो वो नहीं, मुझे अगर तो मरियम लग रहा है कि सीख कर आई, कुछ अगर इंशाल्लाह। सीख कर आई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है ये जदीद तरीन हॉस्पिटल बन सकता है और 200 अरब रुपया है और पैसा भी लगता है। बीबी लगा दें आप, आपके वालिद के नाम का हॉस्पिटल है, होना तो ये कलसूम नवाज के नाम पे होना चाहिए था, लेकिन चले आपने अपने वालिद के नाम पे बनाया, उनके नाम पे बनाएं और ये हॉस्पिटल ऐसा म्यारी हो कि किसी को कैंसर की तकलीफ़ ना हो।
बिल्कुल, और प्रिवेंशन पे जितना काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पे काम जितनी करें, कैंपेन प्रिवेंशन से रिलेटेड चला सकते हैं, वक्त की अहम ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हमारे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इतना हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, खाना पीना बैठना बाहर का खाना, तो ये सब चीज़ें इसी को दावत दे रही हैं। वकास अहमद कैसे देखते हैं वज़ीर आला का दौरा चीन? अच्छा, ये ख्वाहिशात तो बड़ी अच्छी होती हैं। आमिर भाई अक्सर इस बात की हमें दलील देते हैं कि मेयो हॉस्पिटल में जो मशीनरी है वो बड़ी लेटेस्ट है पाकिस्तान में, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल क्या होता है? हम ये भी खबरें रोज़ मखसूस लोगों पढ़ते के लिए हैं, होता है। मैं हम आपको ये भी बता पढ़ते दूं। हैं, तो मखसूस लोगों के लिए तो सब कुछ हो जाता है ना। तो मरियम साहिबा डेफिनेटली जब आप बाहर देख जाते हैं, किसी की तरक्की को उससे सीखने के लिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल साथ वो ये भी सीख के आएँ कि क्या बीजिंग जो है, क्या उनका डाउनटाउन ही बीजिंग है, ये पूरा शहर ही एक जैसा है। तो आपको जैसे बीजिंग सारा एक जैसा नज़र आएगा, ठीक है। सहूलियात के हिसाब से ट्रैफिक कवानीन को लेके लाइफस्टाइल जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सारी एक जैसी नज़र आएंगी वहाँ पे, सफाई सुथराई भी वैसे ही आएगी। तो ये भी सीखना चाहिए। फिर जैसे वो बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन सिर्फ कैंसर की नहीं है, सारी बीमारियों की। हेपेटाइटिस इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, हमें साफ पानी कहीं सांस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सर्दी आगे बुजुर्गों को, तो सांस की, बच्चों को 200 अगर आप 200 या 300 अरब लगा के फिर भी हमें वो उस कोई रास्ता नज़र ना आए कि यार ये हमारा रास्ता, इससे हम चल के बेहतरी ला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर इसके बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी, वो एक और हॉस्पिटल बनाएगी। तो हमें हॉस्पिटल्स नहीं बनाने ज़्यादा, हमें हॉस्पिटल में लोगों को आना कम हो, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें प्रिवेंशन पे काम करना है। ठीक है, उसमें आपने जैसे बात की है लाइफस्टाइल, हमारे खाने की जो आदत है भाई, हमारे तो बड़े पंजाब की वैसे तो बड़ी सिंपल सी आदत थी। सुबह लोग नमाज के वक्त नाश्ता करते थे, शाम को खाना खा के सो जाते थे। मगरिब की बात अब होता ये है कि जो लाहौरिये हैं वो 2 बजे उठते हैं, रात को 1 बजे 12 बजे 1 बजे 10 बजे से लेके खाबे खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर मेडिसिन ले लेते हैं, एसिडिटी की हो गई है, फिर किसी को सुबह चक्कर आते हैं, किसी को कुछ हो जाता है। तो ये तो अब इस नाम पे कि जी लाहौरिये बड़ा खाते हैं, मेरा ख्याल है ये तो हम अपने साथ, अपने जिस्मों के साथ जो है ना वो मजाक कर रहे हैं। तो मरियम साहिबा को ये विजन भी लेके आना चाहिए। ये खुश खुराकी नहीं है, बद खुराकी है, जिसको हम खुश खुराकी कहते हैं। मरियम साहिबा को ये वो सोच भी कहीं से लेके आनी चाहिए कि शहर और निज़ाम जो है वो कैसे चलते हैं। ऐसे सस्टेनेबल आवाम को भी करती हूँ। देखिए अब ये तो आवाम का भी नहीं करना ना कि आप अपने घर में उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, अपने घर में गंद डाल रहे हैं, घर का गंद उठा के बाहर फेंक रहे हैं, कुछ चीजें हमारे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बात एक बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ, आपके बच्चों में जो बच्चों की छोटी छोटी टॉफ़ीज़ और बच्चों की आइटम्स आइटेबल मार्केट में, क्या वो हफ्साने सेहत के असूलों के मुताबिक हैं? नहीं है ना। बिल्कुल। आपका जो कुकिंग ऑयल है या घी है, बनास्पति घी है, कितना वो पाकिस्तान के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मीट कर रहा है? नहीं कर रहा। चंद एक ब्रांड्स को निकाल कर जिसको आप ए कैटेगरीज में करते हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट उनको बी, सी और डी कैटेगरीज में करती है। वो मार्केट में अवेलेबल है, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग इसलिए करते हैं कि उनकी कुव्वत ख़रीद कम होती है। तो ये सरकार का काम होता है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना। आप वो बात सही कह रही हैं कि हमें भी करना चाहिए। हम स्कूल में जाकर ये पढ़ते हैं ना, आप मेरा ख्याल है कि सादा खुराक, अगर हम सादा खुराक, आमिर भाई लंच बॉक्स में मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, प्रिजर्व फूड बच्चों को फटाफट फ्राई किया, इवन ये पराठे भी बनाए और देके वो गए। मिस है ना, आप स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाते हैं ना, ये वतन, इस वक्त पाकिस्तान से प्यार करना हमारा फ़र्ज़ है, हम पे वाजिब है। हम बच्चों को ये सोच देते हैं, तो हम बच्चों को ये भी तो बता सकते हैं ना कि सफाई से मुराद ये कि अपने घर और गली का भी आपका हिस्सा है। सफाई को कहता है निस्फ़ ईमान है। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, घर में बड़े अगर ये सब कर रहे हो ना तो खुद ब खुद बच्चे। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमेशा हम बात करते हैं। मेरे बेटी का स्कूल जो है ना, वो तो इनकरेज करता है कि आप फ्रूट लेके आएं। वो कह रहे हैं कि आप टक शॉप से कुछ ना लिया करें और खाया, हालांकि टक शॉप अंदर है। वो कहते हैं वो ये जो है ना, कभी कभार जब आपका इवेंट होए, कभी आपका दिल करे तो खा लें, लेकिन अदरवाइज आप घर से जो है ना फ्रूट लेके आए। ये शुरू से बचपन जब से नर्सरी में थी उसी वक्त कह रहे थे हफ्ते में 3 दिन आपने फ्रूट देना है इसको, सिर्फ और कुछ नहीं देना, ताकि बच्चे को आदत पड़े फल खाने की। ये आदत आपको घर से डेवलप करनी है, सादा खुराक में। और ये इसकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो नंबर 2 घी ऑयल बिक रहा है,
ये क्यों बिकने देते हैं? ये आमिर बताओ भाई, किसका बड़ी कोई अदारा तो मुहिम चली होगा, है और ठप भी हो गई है। मैंने कोई बड़ी- अदारा तो होएगा इसका, कोई अदारा तो होएगा। ऐसे ऐसे ब्रांड नेम हैं, चंद ब्रांड नेम तो बड़े हैं, वो तो सही घी बनाते होंगे, सही आयल बनाते होंगे, लेकिन ऐसे ब्रांड नेम जो हमने कभी सुने ही नहीं। और बहुत बड़ी तादाद वही ब्रांड नेम खरीदने पे मजबूर है, जिन्हें दर्जा चहारम के हम ऑयल कहते हैं। और अच्छा 20-25 तो जे भी रुपए इजाजत 30 रुपए का फर्क होता है। जे भी इजाजत नहीं ना मसला ये है कि देती। 20-25 रुपए 30 रुपए का फर्क तो होता जिन्होंने है। 100 रुपया ये जो कह रहा है ना दर्जा सोम और दर्जा सोम से बाद चहारम क्या भी आता है चहारम, ये जो घी है ना ये ज्यादातर आपकी कमर्शियल दुकानें यूज करती हैं। ये जो मछली की तलाई वाली दुकानें हैं ये यूज करती ये जो हम हैं। समोसे ये पकौड़े जो खाते पकौड़े समोसे खाते हैं ये यूज करते हैं। ये जो आपके 50 रुपए का बड़ा शवारमा है ये यूज करते हैं। हैं, इन पे ये भी जो कोई नान check and टिक्की बिक रही है ये आप जब मैं आपको बताऊं घर वाले घरों में मेरे घर वाले जो काम करने आती हैं वो घी जो है वो 2 बड़े ब्रांड है उन्हीं का लेती है। वो कहती है बाजी बाकी क्यों, लेकिन अब मसला ये है कि जब आप पकोड़े लेंगे तो वो जिसमें तले होंगे वो मोबाइल से भी गंदी चीज सही बात है, ऐसे ही है, जो मछली हम इस वक्त तो तो ये मछली चीज़ें महल्ले ना- महल्ले बिक रही है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक ही तो घी उसी में में फ्राई बार-बार कर फ्राई करके करते जा अच्छा वो लेके कहाँ से आते हैं, ये बढ़िया है। वो बड़ी जो फूड चेन्स हैं उनका जो बाकी बच जाने वाला घी है जो वो उन्होंने फेंकना होता है रीयूजेबल वो भी करते वो करते हैं। इस पर फूड अथॉरिटी ने छापे मारे। इसीलिए मैं कह रही हूँ बाहर के खाने मत खाएं, जो कुछ भी खा ना रहे हैं जो अपने स्वाद घर हो में ना खाएं। था जो पकोड़े थे वो बेसन दे तले ना हुए ना ना ना, तौबा तौबा, जायका अस्तगफुरुल्लाह। बैंगन, ये बात वहीं पर आ जाएगी जिन बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर इनकी प्रिवेंशन पे बात करनी है, अगर इनको दूर करने हैं अपने आप से, तो प्लीज अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो हम ऑयल की बात कर रहे थे, दर्जाए अव्वल, दोम, सोम, चहारम, 4 किस्म के, इससे भी जैसे ज़्यादा होते होंगे। अच्छा जी, 560 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है घी और ऑयल। महंगाई की नई लहर है। वकास अहमद, ये एक तो महंगाई की लहर कोई नई नहीं होती, महंगाई हमेशा ही है। रहती है। सिर्फ आप कभी कभी क्या लोग कह देते हैं कि महंगाई 10 रुपये कम हो गई है, थोड़ी सी चीज़ ऊपर हो गई है। बाकी आप जितनी भी आप खबरें देते हैं रोज़, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि सरकारी जो रेट लिस्ट उस पर शायद ज़रूरियात नहीं फरोख्त हो रही, तो लोग यूज़ टू हैं, इसके लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करते। अब ना आप कभी देखा कभी लोग जाके बहस कर रहे हों, लोग बुरा भला कहते हैं उस दुकानदार को जहाँ से महंगी होती है, आगे फिर वो दर्जा बदलते जाते हैं। वो कहता है कि जी ये लेट्स सपोज 530 का है, दूसरा कहेगा जी हम 430 का देते हैं, हमारे पास आ जाए। वो उसकी क्वालिटी पे नहीं देखेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है ना सारों पे, फिर इसकी वजह से हम दर्जा नीचे चले जा रहे होते हैं, ठीक है। और उसके नताइज जो हैं वो फिर हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो किस सूरत हाल में निकलते हैं। सब सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आयल घी की कीमत आज 540 है ना, तो ये मुझे बतौर शहर का पता होना चाहिए कि अगले 3 महीने यही रहनी है, ताकि मैं अपना बजट कैलकुलेट कर लूँ। ऐसा असल में होता है हमारे ये है कि आज तो नहीं होने वाला वकास, क्या आपको पता हो कि लेकिन अगले हम- 3 महीने, या हम- तो अगले दिन का नहीं पता, आप अगले 3 लेकिन महीने की बात कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे, हम इसका ख्वाहिश का इजहार भी करेंगे और हम उम्मीद भी रखेंगे कि एक दिन आएगा जब ये चीज़ें भी ऐसी होंगी। क्योंकि अगर हमने अपनी नस्लों को, इस मुल्क को, इस शहर को बचाना है, तो फिर हमारे पास एक ही हल है कि किसी कानून ज़ाब्ता अखलाक के तहत हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर ही चलेगा। वरना जब हम 2035 में हमारा शहर का कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर भी हम यही कर रहे होंगे इस शहर के वासी कि यार महंगाई बढ़ी है, ऑयल महंगा हो गया, फिर भी हम यही खबरें डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस सोच से निकलने के लिए और कुछ आगे बेहतर सोचने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो बेसिक हमारी जो बंदिशें हैं ना और मुश्किलात हम जिनको सोचते हैं वो हम हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे, उनको स्ट्रीमलाइन कर लें, फिर ही कुछ बेहतरी हो सकती है। वरना फिर हम 2050 में भी हमेशा ना बैठ के यही कहेंगे कि ऑयल सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। सही कह रहे हैं आमिर भाई। देखिए पहली बात तो ये है कि इस खबर के अंदर ये है कि बिक रहा है, इसका मतलब है कंपनीज ने कीमत नहीं बढ़ाई है। यहाँ तो ये कहना चाहिए था ठीक है, कि कंपनीज ने कीमत बढ़ा दी। तो मुझे ये बिल्कुल इस खबर पे जो वकास बात कर रहे हैं उससे इत्तेफाक होता कि कंपनीज कैसे खुद से कीमत बढ़ा सकती हैं। हमें याद है कि हमारे बचपन में जो बजट आया करता था उसमें घी, चीनी, ऑयल, आटा, चावल, दालें, इनके रेट आ जाया करते थे।
जो कि 1 साल के लिए चलते थे। चले उसके बाद आपने वो आहिस्ता 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 उसको कम करते करते अब तो रोज़ के रोज़ पे आ गया। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, रोज़ के रोज़ पे भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि आप हर घंटे के बाद कीमत दें, लेकिन कंपनी दे ना, कि कंपनी 560 में बेच रही है, ये दुकानदार 560 में कैसे बेच रहा है चीज़। 500 वाली चीज़ जो है जिस पर 520 लिखा है उस पर मार्कर मारकर उसको 560 वो खुद कैसे बना सकता है। मसला तो यहाँ पर है। और विकास की बात बिल्कुल ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाले अदारे जो हैं, क्या वो लैंड क्रूजर में घूमने के लिए हैं, क्या फॉर्च्यूनर पे घूमने के लिए हैं, क्या मर्सिडीज पे घूमने के लिए हैं, वो अदारे कहाँ काम कर रहे हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं। हमें अगर नज़र आए तो मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करूँ कि भाई इन्होंने यहाँ पे घी सस्ता करा दिया, यहाँ पे चीनी सस्ती करा दी, यहाँ पे चावल सस्ता करा दिया। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बेरेबल ही नहीं है कि दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा दे। देखें, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर है और उसकी कीमतें बढ़ाने का एक मैकेनिज्म है, एक उसके ऊपर आपका टैक्सेस का सिस्टम है। यहाँ पे कोई कैसे कीमत अपने आप बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता ना, मैं यही कहता हूँ। लेकिन मसला बड़े स्टोर का नहीं है, रेट में फर्क है। आप साथ साथ 2 स्टोर्स पे मैंने जाके देखा है। मैंने इसी तरह से ना डब्बे वाला दूध खरीदा अपनी बच्ची का, एक स्टोर पे कोई और कीमत है, एक पे कोई और कीमत। नहीं, वो तो बाहर को होगा, यहाँ को होगा नहीं। प्लीज चलिए आप पैम्पर्स देख लें, वो भी पैम्पर्स भी बाहर। मैं ना आपको एक मिसाल देता हूं। पैम्पर्स भी बाहर जाते हैं। मैं आपको आमिर भाई सॉरी, आप बात कर लें। नहीं आप कर लें बात। अक्सर हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, पानी की एक बोतल जो है जिसकी स्टैंडर्ड कीमत 50 रुपये है, हाँ। वो कोई रेस्टोरेंट वाला 200 चार्ज कर रहा होता है, कई 150, कई जितना जिसका दिल करता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे प्राइम चीफ मिनिस्टर की जो कंप्लेंट सेल है उस पर कॉल कर दी। तो मैंने कहा कि जी एक प्रोडक्ट है जिसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो 50 रुपये का दे रहा है एंड यूज़र को, तो एक रेस्टोरेंट वाला या एक कोल्ड ड्रिंक वाला वो प्रोडक्ट किसी और से लेता है, उस सिर्फ उसको 150 रुपये अपना मार्जिन रख के आगे मुझे 200 की दे रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि जी देखें ये ईटेबल थिंग्स हैं, तो ये हमारी डोमेन में नहीं आती। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो अदारा कह रहा है कि जी हमारी डोमेन में नहीं आती। और यहाँ पे तो इतना क्रिस्टल क्लियर है उसकी प्राइस कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है कि मेरी जो प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपये है। ये बात तो सही कह रहे हैं। इसमें जब इसने खरीदा तो जीएसटी भी पे होगी ना उसमें, उसी 50 रुपये में जीएसटी भी शामिल थी। और ये 150 रुपये। अब ये 150 रुपये किस चीज़ का, सर्विसेज का ले रहा है हमसे 150 रुपये उस पानी की बोतल का। तो ये लूट मार है, इसको बंद कराना चाहिए। इसको बंद क्यों नहीं कराते हैं? आप बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े चेन्स उठा लें, ये किन की है? वही है जो कि असम्बलियों में बैठे होते हैं, वही जो हुकूमतों में होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं ये लोग। फिर सरकारी हिस्सा भी तो निकलना होता है ना, तोहफे तोहफों की। नहीं, तोहफे तोहफ की मद में नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पर सब आंखें बंद किए कहते हैं यार दे रहा है ना, आवाम दे रही है। आवाम भाई इंतजामिया ने चेक एंड बैलेंस रखना है ना, ड्यूटी तो हुकूमत ने डीसी साहब की है ये ना। कीमतों के मामले में तो हुकूमत को चेक एंड बैलेंस नहीं, अथॉरिटी भी बना रहे हैं तो शायद देखे उससे थोड़ी बेहतरी आ जाए। अलबत्ता फ्रांस में नहीं, इधर ही बन रही है। इधर तो पहले 500 अथॉरिटी हैं, इधर से तो अब बाहर प्राइस कंट्रोल बन रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ वाला जो सूबा है वो पंजाब है। ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना चाइना, ना कनाडा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को निकाल लें, अगर वहाँ इतनी अथॉरिटीज़ होंगी तो आप कहना जी आमिर रज़ा साहब आपकी जर्नलिज्म खत्म, स्केल भी नहीं है, आपकी जर्नलिज्म खत्म, आप घर जाएं, सो जाएं। ये अथॉरिटीज़ माल बनाने का और अपने बंदों को नवाजने का, जो आपके लंदन वाले घर के बाहर खड़ा रहता था उसको किसी का चेयरमैन बनाना है। आप अवाम के लिए कुछ जो सोशल मीडिया पर वल्गर शायरी कर कर आपका दिल लुभाता था, उसको आपने किसी का अथॉरिटी का सदर बनाना है। बस ये है ना, फिर आप अपने काम करते रहे, अवाम बेचारे बिलबिला रही है और यही महंगाई में रुलती चली जा रही है। अवाम के लिए कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। कल शाहिद फिक्रा से आप थे और कल भी बिजली चोरी और खासी लंबी डिस्कशन हमारी चली और मैंने तो उनको ये कहा था जिस तरह ये चुन चुन के कंपनी से लोग निकाल रहे हैं तो ये तो लेस्को खाली हो जाएगा, काम कौन करेगा? आमिर भाई 1600 मुल्जिमान की इस्लाही क्लासेस होंगी? जी बिल्कुल होंगी, हमारे होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने वाकया सुनाया, उसने कहा जी हमारे मोहल्ले में कोई 8-10 लड़के थे, वो चर्च का सूटा लगाया करते थे। तो मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, वो मौलवी साहब के पास गए। उन्होंने कहा जी आप क्योंकि खुतबा भी देते हैं, आप आलिम दीन भी हैं, तो आप भी जो है ना इनको ज़रा इस्लाही क्लास लिया करें।
तो मौलवी साहब ने चंद दिन के बाद क्लास ली। इसके बाद मेरा दोस्त खामोश हो गया। मैं कहा यार इसलाई क्लास नहीं, उसके आगे कहता पहले 16 पींदे सी 17 पींदे ने, मौलवी भी लग गया। मौलवी भी लग गए। ओहो। चर्च पे उन्होंने उस सिलाई क्लास वालों ने ये पहला सिलाई क्लास होनी है जिसमें ये बताएंगे कि मैं किस तरीके से बिजली चोरी करता था और सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। वेल डन गाय, नहीं, आपको क्या लगता है कोई बता देगा? कोई नहीं बताएगा। ये बताएंगे, नहीं, पर्दा ये डालें। क्योंकि मुसलमान पकड़े गए ना। ये वो हैं जिन्होंने चिप लगाई थी, ये वो हैं जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया था, या जो मीटर जिन्होंने मीटर खोला था, टेम्पर्ड किया था, और ये अब हाई क्लास के लिए चले गए हैं। अब ये कहते हैं कि अगर आपको जुर्म ना, ये बैठा मेरे साथ वकास, कहते हैं कि किसी को अगर जुर्म करते हुए पकड़ लिया जाए शुरू में और जेल भेज दिया जाए तो वो पक्का मुजरम बन के निकलता है, यानी वो फिर वो कारीगर बन के निकलता है, प्रोफेसर और आर्ट ऑफ क्राइम बन के निकलता है। वो बंदा जो है आर्टिस्ट हो जाता है क्रिमिनल में। ये वो लोग हैं। लेस्को कराता है चोरी। मुझे बताएं, मीटर को आप हाथ लगाती हैं, आपका मियाँ हाथ लगाता है, ये वकास, मैं, ये गुलजार भाई बैठे, ये सारे बैठे हैं, ये क्या लगाते हैं हाथ मीटर को? हम करीब नहीं जाते, उसकी रीडिंग लेने नहीं जाते कि यार करंट ही ना खंबे तो लग जाए। सारे ही सारी इधर उधर से निकल। कराते ये हैं। अब ये उनकी हाई क्लास लेने के भाई तू फड़िया कि मैं गया सन, अच्छा। FIA ने तन फाड़ के मैं लिया, इधर आ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे नहीं पकड़े जाओगे। ये क्लासेज हैं, ये कोई इस्लाही उसलूही क्लासेज नहीं है। यहाँ ये जो टीचर होएगा इसका भी मौलवी वाला होना है, 17वां चर्च का सूटा इन्हें ला रहा होना है। दैट्स इट। वकास अहमद ये 18 नहीं। अच्छा, वैसे ये तो बड़ी बाहिस से शर्मिंदगी है ये खबर पढ़ना। कि आप किसी को बिजली चोरी नहीं। करने से रोकने पे क्लासेस नहीं, दे रहे हैं। सिलाई भाई, क्लासें नहीं। चोरी नहीं करनी, ये फ्रॉड है। ये हमारे आवाम को बेवकूफ़ बनाने का दोहरा म्यार देखें हमारी रियासत का या उस गवर्नमेंट का। आपको याद होगा कि एक क्रैक कंपेन स्टार्ट की थी निगरान वज़ीर आला ने कि जो मोटरसाइकिल सवार है हेलमेट नहीं पहनेंगे, जो वायलेट करेंगे हम उनको 0 टॉलरेंस पे FIRs देंगे। तब आपने अभी तक बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है उनके CRO में FIR का आ रहा होता है। ठीक है, कोर्ट्स में यह केस चल रहा है कि यार इनको कम अज़ कम एक माइनर से जो क्राइम है तो इनका एटलीस्ट उसमें नज़र ना आए। वहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपने कहा कि जी क्योंकि ये जुर्म है तो ये इसमें कौन सी माफ़ी है, कौन सा रहम है? तो क्या मोटरसाइकिल का हेलमेट ना पहनना बड़ा जुर्म है या बिजली चोरी करना बड़ा जुर्म है? बड़ा जुर्म बिजली चोरी करना है ना, कौमी जुर्म है। तो हमारे मुल्क में जो बड़ा जुर्म होता है ना उसको अप्रिशिएट किया जाता है। जो जिनका लितर प्लेट होनी चाहिए थी उनको आप बिठाएंगे, उनके लिए फ़ंड निकालेंगे, लेस को अपने जाहिर बात जब आपने काउंसलिंग करनी है, इंस्ट्रक्टर बुलाने हैं, उनके लिए आपके मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने हैं, फिर मीडिया को बुलाना है, तो उसके लिए बजट। भी मेरे ख्याल और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो 4 लाख रुपए इस बात का लेंगे, क्या हम आपको बताएंगे कि पैसे के बगैर कैसे खुश रहा जाए। पैसे के बगैर खुद वो 4 लाख रुपए लेके आधे घंटे में चला जाएगा। तो ये सिर्फ उस दिन ना अमर भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये सारे जो स्टंट है ना बेसिकली लेस को डाइवर्ट करना चाह रहा है टेंशन, और ये जो गवर्नमेंट अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब थोड़ा सा FIA के थ्रू उनको टाइट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामला इधर उधर चले जाए। भाई अगर आपने कौमी जो मुजरम है, बिल के ऊपर लिखा होता है बिजली चोरी करने वाला कौमी मुजरम है, तो कौमी मुजरम को अगर आपने काउंसलिंग करनी है तो उसको आप लेस्को में रख लें। कम से कम उनको पता तो होगा ना कि बिजली चोरी होती कैसे है। सही बात है। ठीक है, तो अगर उसकी आपने काउंसलिंग करनी है। नहीं, अब ये सारा मामला तो एक तरफ रख दें, ये क्लासेस करते रहे। कोई एक सजेशन है कि हम बिजली चोरी पे काबू कैसे पा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेस्को को प्राइवेटाइज कर। आप करा के रहे। आपने एक सजेशन बताई, पूछी है मैंने, एक ही बताई आपको, दूसरी बताऊंगा नहीं। आप इसको प्राइवेटाइज करें। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि 80-80 लाख रुपए दे इस बात का कि तुमने लोगों के खून में से कैसे पैसा निचोड़ना है। इसको चेयरमैन लेस्को को क्यों दिया जाता है इतना पैसा, और उसके नीचे जो जितना स्टाफ है वो बिजली खुद चोरी करवाता है। मैंने आपसे पहले कहा, हाँ बिल्कुल, किसी कोई शहरी जो है वो बिजली चोरी नहीं करता, रास्ता ये बताते हैं। ये गैस वाले भी यही करते हैं, रास्ते आपको बताते हैं, आपको लाइन्स बना कर देते हैं वो, और बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो आपको पकड़वा भी देते हैं जब आप उनको पैसा नहीं देते हैं। तो ये तरीका तो एक ही है कि लेस्को वेस्को जो भी है, जितनी भी कंपनीज हैं, इनको आप प्राइवेटाइज करें। वकास अहमद, अभी जब आपने इंट्रो दे रही थी ना इस खबर का, तो आपने कहा था कि सारे लोग पकड़े जाएंगे तो लेस्को में काम कौन करेगा? कल मैंने हज़ारों नौजवान इनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, ज़्यादा इल्म वाले, इखलाकी तौर पर इनसे ज़्यादा बेहतर पीछे क्यों में लगे हुए हैं।
इनको किक कराएं, बिल्कुल निज़ाम सही हो जाएगा। सही है, सही, जो अहल हैं, जो अहलियत रखते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मुझे तो लगता है कि ये मेरे ख्याल से कुर्सियों का ही कुछ ऐसी खराबी है, जो आके बैठता है वो उसी तरफ चलता जाता है, लोग आते जाते भी हैं। नहीं लेकिन क्योंकि आपका आप वो system ही आप खराब कुएं हो में से चुका कुत्ता निकालते नहीं है, कुत्ता वहीं पड़ा रहता है तो पानी तो गंदा होता रहेगा, आप जितना मर्जी पानी डोल डालते जाएं, इसमें पूरी नहर बहा दें, उसके अंदर कुत्ता नहीं निकालेंगे। असल में आप एक ही दफ़ा ये सफाई करें, आप करें इसको प्राइवेटाइज। मैं देखता हूँ ये कैसे करप्शन करते हैं और कैसे लोग उनके गिरबान नहीं पकड़ते हैं। बिल्कुल इनको सरकारी प्रोटेक्शन हासिल है इस वक्त, सही कह रहे हैं। मसला ये है सिर्फ। लेकिन अगर आप ये कहें कि नए लोग आएंगे तो फिर ये पुराने वाले सारे ही जाएंगे तो नहीं आएंगे, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे तो बुरे नहीं है ना, नहीं जो बुरे हैं उनको निकाल, जो बुरे जिसके साबित हो जाए उसको निकाल ये दें। कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको मुअत्तल कर रहा हूँ, मुअत्तल करके उसको आप दोबारा 1 माह के बाद बहाल कर लेते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। यही पुलिस में होता या है, थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह यही पे इसमें उसका होता है, ट्रांसफर कर लेस्को में देते होता है, ये बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता है कि आप वक्ती तौर पे लोगों को आई वॉश या करने के ट्रांसफर लिए आप इधर-उधर उसको कर देते हैं। ट्रांसफर नहीं करते हैं, आप मुअत्तल करते हैं, लोगों को तसल्ली हो जाती है, मुअत्तल कर देता मुअत्तल है हो बंदा। गया। लेकिन आप उसको अगले ही माह आप उसको बहाल भी करते हैं और उसको तरक्की भी देते हैं और उसकी पिछली तनख्वाह भी आप उसको लेकिन फराहम ये करते हैं। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा बिजली चोरों का, कुछ काउंसलिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये पहले कभी सुना नहीं था जी, नशे के आदि उनकी भी अपराध जेल में उनकी होती काउंसलिंग है, होती थी। उनकी भी मतलब देखें आप जितने भी मुजरम हैं, बच्चे खवातीन, उनकी जेल में काउंसलिंग होती है। सही बात है। ये इतने माशाल्लाह कौमी मुजरम है, उनकी स्पेशल क्लास इनके लिए मेरा ख्याल है कि पीसी में रखें। शायद सिपरा से मुझे भी दाखिल करा दें, मुझे हाँ भी जी। ये काम सीखना अच्छी है, चाय कॉफी, काउंसलिंग करना सीखना बिजली है। चोरी बिजली करना, हर चोरी एक अपना अपना तरीका बताएगा ना, खड़े होएगा सर जी मैं बताता हूँ कैसे बिजली चोरी की जाती है, तो तरीका तो खुदा आएगा का कोई समझ। खौफ वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक, हेडलाइंस, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज है जी 10 दिसंबर। नॉर्मली मैं डेट तब अनाउंस करती हूँ जब हम बर्थडे विश करने जा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी देर बाद आपकी बर्थडे भी हम ज़रूर विश करेंगे। 10 दिसंबर बुनियादी इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। मेरा, आपका, यहाँ पे बैठे सब लोगों का प्राइम, हम सबका एक वो होता है ना कि आपकी डिमांड भी है, आपका हक भी है कि आपको आपके हुकूक मिलने हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं, उनका हक है कि उनके बुनियादी हकूक उनको दिए जाएं। चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है। बुनियादी इंसानी हकूक हर किसी का हक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम देखते हैं कि हर किसी का इस्तेहसाल किया जा रहा है। गरीब है, मजदूर है, उसको उसके मुताबिक उजरत नहीं दी जा रही। आप जितनी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। ख़वातीन हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। कहीं पर ख़वातीन जहाँ काम कर रही हैं वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। मर्द हजरात अपनी शिकायत लेकर। सो इंसानी हकूक़ एक सबसे अहम पहलू है। अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि हर चीज़ की माफ़ी है, हकूक़ुल इबाद की माफ़ी कहीं जो है वो नहीं दी जाएगी। इंसान के हक मारना बहुत बड़ा गुनाह भी है। सो इन बुनियादी इंसानी हकूक़ बेसिकली है क्या? अगर इन पर जो है वो काम नहीं हो रहा तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ख़वातीन अगर परेशान हैं, कहीं पर उनको हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर में हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, कहाँ जाएं, किसको बताएं। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं आज की मैं तारुफ कराना चाहूँगी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर पंजाब सोनिया आशिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज का दिन मनाने का मकसद पहले मुझे बता दें क्या है? डेफिनेटली हर हुकूमत, हर रियासत की ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो अपनी कौम को, अपने नेशन को जो है वो एक अच्छे तरीके से डील कर सके और हम उनको उनके हकूक़ के मुताबिक जो है उनके साथ जो है वो चल सकें। तो इसका यही मकसद है इस दिन को मनाने का कि आप जो हैं वो किस तरह से अपने लोगों को उनके हकूक़ के मुताबिक जो है वो लेकर चल सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी ड्यूटी बड़ी मुश्किल और बड़ी चैलेंजिंग है? इंसानी हकूक़ पूरे कर देना आज के दौर में तो ये मुमकिन ही नहीं है। हर बंदा तो परेशान है, ख़वातीन परेशान है, अपनी वर्क प्लेस पे घरों में तशद्दुद किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर, तो किस को कैसे इंसाफ दिलवाएंगी? आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये मेरी, और मेरी जॉब ऑफ नेचर ऐसी है कि मैं वाकई ही जो है वो अपने घर पे कम टाइम देती हूँ और लोगों को ज़्यादा वक्त दे रही होती हूँ। आई एम अ मदर ऑफ़ 2 किड्स, लेकिन उनको जो है वो सम टाइम वो इग्नोर हो जाते हैं
और चैलेंजिंग तो है, लेकिन चैलेंजेस ही आपको जो है वो कामयाब भी करते हैं, उनको पूरा करना। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी जो भी वाक़या हुआ है, मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर वहाँ पर पहुँचे अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हूँ। इसलिए पूरी कोशिश है कि इन चैलेंजेस से निपट सकें हम। ठीक है, जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो इसकी डोमेन में क्या कुछ आता है, ज़रा बता दें। इसकी डोमेन में मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है जो इसके सर्कल से बाहर हो, बल्कि हर सर्कल इसी में आता है। जैसे हम मेडिकल की बात कर लेते हैं, हम औरतों के हकूक़ की बात कर लेते हैं, हम कैदियों के हकूक़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह चाइल्ड लेबर है, ख्वाजा सरा हैं, हम इसमें डिसेबल लोगों की बात कर लेते हैं। सारे सर्कल्स जो हैं वो इसी सर्कल में आते हैं। सो मुझे बता दें कि अब करना क्या है यहाँ। तो हमें सबसे पहले मैं ख़वातीन की बात कर लेती हूँ, बीइंग अ वुमेन, क्योंकि आपको बात करनी ज़रूरी भी है। बहुत सारी ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत सारी ख़वातीन को वर्क प्लेस पे हरासा किया जा रहा है, क्या करें? अच्छा, मैं पंजाब की बात इसलिए करना चाहूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो वो सुबह पंजाब से है। और आपने लास्ट डेज़ में मैडम सीएम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोजेक्ट्स को भी आपने देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए जो हेल्पलाइंस जो हैं वो बना दी हैं, जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए जो है वो सोर्सेस को बहुत ईजी कर दिया है कि किस तरह से हम उनको जो है उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि खातून है, वो अपने घर में जो बहुत सी चीज़ों को फेस कर रही है, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है कि वो किसको कंप्लेन करे या किससे जाके बात करे। हाँ, उसके लिए एक हेल्पलाइन मौजूद है कि वो उस हेल्पलाइन पे कॉल करे और बताए कि मेरा शौहर जो है वो मेरे साथ नाजायज़ जो है मेरे ऊपर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसके लिए हमने बहुत से इस तरह के प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ बनाए हैं जिसके तक वो रसाई उनकी आसान है। सही। बहुत सारी ख़वातीन अभी अगर हम देखें पंजाब में दूर दराज इलाकों में तेज़ाब गर्दी का भी निशाना बन रही है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बच निकलने का रास्ता नहीं होना चाहिए। ज़रूर इस तरह के लोगों को मिसाल बनाना चाहिए ताकि आगे से कोई ये सब करते हुए डरे। तो कुछ इस तरह के केसेस क्या रिपोर्ट हुए कभी? शायद आपने लास्ट डेज में नरगिस साहिबा के बारे में सुना हो कि उनके हस्बैंड ने उन पे काफ़ी तशद्दुद किया। फिर फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ कि औरत पर उसके शौहर ने जो है, उसके साबका शौहर ने उस पर और उसकी माँ पर जो है वो तेज़ाब गिरा दिया। तो डेफिनेटली हमने उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाया है ताकि उसके से आप ये बात को आप देख सकती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो कभी थम नहीं सकती हैं, आप इनको रोक नहीं सकते हैं। ये सोसाइटी का चेंज जो है ये बहुत मुश्किल है, नो डाउट। तो आप नेचर को एक इंसान की चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो लोग ये कर रहे होते हैं उनके किरदार को जो है वो सामने लाकर, उनको सामने लाकर बेनकाब करके दिखाएं पूरी सोसाइटी को। बेनकाब करके उनको हम सजा दिलवा के बता सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लीडर, आपकी रियासत, आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल। बच्चों के हकूक़ की बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक बदनुमा धब्बा बन चुका है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं, बच्चों के चाइल्ड लेबर के वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर उसके अलावा मतलब हम परेशान हो गए हैं, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। क्या करना है इसके लिए? ये आपने बात की है चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम चाइल्ड लेबर पर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सी जो है प्रोटेक्शन सेंटर्स भी बनाए हैं बच्चों के लिए, और इस पर जो है वो कुछ ग्रुप्स को तश्कील दिया गया है। और मैडम सीएम जो है वो औरतों के मामले में और बच्चों के मामले में जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है कि बच्चों को जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटेट कर सके। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भट्टा मजदूर जो है वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो भट्टे पर भेज के मजदूरी करवाते हैं ताकि उनके घर का सिस्टम जो है वो चलता रहे। लेकिन एजुकेशन के लिहाज से हमने इनके लिए जगह जगह पर स्कूल जो हैं वो ओपन कर रहे हैं ताकि ये चीज़ ख़त्म हो और उनका सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो हम किसी और तरीके से बहाल करवाएं। सही। और इसके साथ साथ बच्चों के ज़्यादती के वाक़यात मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। यहाँ से ज़्यादा अगर हम दूर दराज गाँव वगैरह में देखें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात वो अनफॉर्चुनेटली हम रिपोर्ट भी लोग नहीं कराते हैं ना। बहुत बड़ी तादाद उन केसेस की है जिसको लोग सामने नहीं लेकर आते कि हमें सोशली लोग क्या कहेंगे।
नाम बदनाम हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू है ये भी। ये बाकी बहुत बड़ा इशू है। ये लास्ट डेज में लाहौर के अंदर मेरी मसीही कौम की एक बच्ची थी यूसुफाबाद में, उसके साथ एक वाक़या पेश आया था और उसी टाइम मुझे जब पता चला कि कुछ इश्यूज़ हैं और वो अभी तक बैठे हैं थाने में, तो उनकी रिपोर्ट नहीं हो रही। और मैडम सीएम को जब इस केस का पता चला तो उन्होंने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि फ़ौरन इस केस की रिपोर्ट करवाई जाए, एफआईआर करवाई जाए, ताकि ये जो शख्स है जिसने इस बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है या की है, तो उसको जो है वो उसके जो है जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। ऑन द सपोर्ट पुलिस ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और उस बच्ची के जो मुजरिम थे उनको हमने फिर जो है वो पुलिस की हिरासत में दे दिया। सही। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं माजूर अफराद अपने हकूक़ के लिए दरबदर हैं। फिर बहुत सारे ऐसे हमारे बूढ़े अफराद जिनको उनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं, फिर ओल्ड एज होम में उनको जाना पड़ता है। इनके हकूक़ की हिफाजत कौन करेगा? नहीं, इनके हकूक़ की हिफाजत भी जो है वो हुकूमत पंजाब ही कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैडम ने हर एक जो है वो सेशन में या हर एक एरिया में हर एक डोमेन का एक मिनिस्टर सेट किया हुआ है। और इसी तरह से हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी हमने एक जो है स्पेशल जो हेल्थ है उसके लिए हमने एक अपना मिनिस्टर मुकर्रर किया हुआ है। तो इस पे भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है और हुकूमत पंजाब जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपना बेस्ट कर सकें। कि सेहत सहूलियात जो एक आम इंसान को मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, तालीम की सहूलतें जो हमारे सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए गरीब के बच्चे को वो मिल रही हैं, ये भी तो इंसानी हकूक़ के अंदर ही ये इंसानी हकूक़ के अंदर बिल्कुल मौजूद है और इसको हम इंसानी हकूक़ के अंदर लेकर भी आ रहे हैं और इन पर काम भी हो रहा है। अगर आप देखें कि बहुत से बच्चे जो स्कूल से बाहर थे अब वो स्कूल के अंदर हैं, अब वो पढ़ रहे हैं। और फिर आपने बात की है कि किस तरह से जो है वो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। आपको पहले भी कहा कि हम इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन काफ़ी हद तक हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन पे कंट्रोल किया जाए। व्हाट अबाउट हॉस्पिटल, जहाँ पर बुनियादी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सरकार की कि आप सेहत सहूलियात आवाम को अगर आप देखें कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है। आपको जो है वो व्हीकल पे जो है वो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपकी अद्वियात जो हैं वो फ्री हैं, आपको एयर एम्बुलेंस दे दी गई है, आपको जो है वो सरकारी डॉक्टरों को बढ़ा दिया गया। बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस मज़ीद आते रहेंगे क्योंकि हुकूमत पंजाब को इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा देख रही हैं और इसमें बहुत से चेंजेस और भी हैं जो आने को हैं। सही। सो मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी हेल्पलाइन जहाँ कहीं लोगों को लगे कि भाई उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो कोई खातून है चाहे कोई बच्चा है, जहाँ पर आके आप अपनी शिकायत। और फिर कुछ लोगों को बड़ा ख़वातीन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है ना तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको हाईलाइट ना किया जाए, इसको राज में रखा जाए, तो क्या ये भी गारंटी दी जाएगी? कहाँ आए, कहाँ लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं? नहीं, इसका आपने बताया कि हेल्पलाइन जो है वो होनी चाहिए, तो बिल्कुल हेल्पलाइन है। अगर आप किसी भी थाने में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको एक ऐसा जो है वो टेबल भी नज़र आएगा, एक ऐसा बॉक्स नज़र आएगा जहां पर ख़वातीन अपनी जो है कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवा सकती हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कोई मसला हुआ है और पेरेंट्स हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी आप किसी अपने मुतल्लिका थाने में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि आपने इस जगह पर अपनी कंप्लेंट को देना है। हर चीज़ को सिस्टमेटिकली जो है वो डील किया जा रहा है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मैसेज यही है कि आपके साथ कोई आपकी अच्छाई से महरूम ना रह जाए। अपने साथ अपने दूसरे दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपने अजीज़ों अहबाब का भी ख्याल तो हम रखते ही हैं, लेकिन उनका ख्याल रखें जिनको आपकी इस वक्त काफ़ी ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि उनका कोई बाजू बने, तो आपकी कोई भी मदद जो है वो उनका बाजू बन सकती है। आप जो है वो इस वक्त जिस शो में मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सबको यही पैगाम है कि हुकूमत पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपके साथ हैं और मैं एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स
हर वक्त अपने लोगों के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहीं आपको मेरी ज़रूरत हो, गुलबर्ग 2 में मेरा ऑफिस है, आप पूछ कर आ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच जी सोनिया साहबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और खुद अल्लाह ताला कहते हैं जी कि हुकूकुल ख़ास ख्याल रखें, अपने हमसाए का ख़ास ख्याल रखें, अपने मुलाजिमों का ख़ास ख्याल रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आती हैं। तो जहाँ कहीं पर हम मैसिव लेवल पे कहते हैं काम होना चाहिए, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ये देखें कि आपकी वजह से आपके घर का मुलाजिम परेशान तो नहीं है, आपका हमसाया तो परेशान नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 10 दिसंबर को जिनकी बर्थडे है, लिस्ट की तरफ चलेंगे। स्पेशल बर्थडे हम विश करने चले जा रहे हैं जी। हमारे सिटी 42 के सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं जी ज़हीर अब्बास फड़ाइट साहब, जिनके आज सालगिरह है। आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ज़हीर साहब तकरीबन हमारे हमसाए में हर रोज़ बैठे होते हैं, तो हमारे तो स्पेशल उनको बर्थडे विश करना बनता है। आपको एक बार फिर से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे, आपके लिस्ट की तरफ भी हम ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट की तरफ हमने चलना है। ओपन मार्केट के जो रेट हैं, महंगाई का भी हमने जिक्र कर लिया कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो सब्जियां महंगी हुई हैं या नहीं, आदिया के पास चलेंगे। ओवर टू यू। रोज़ाना की तरह आज भी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और सरकारी नेकनामों के मुताबिक जो है वो सब्जियों की फ़रोख्त मिलना जो है वो नामुमकिन होकर रह गया है। और ऐसे में आप ओपन मार्केट का अगर विज़िट कर लें तो सब्ज़ी जो है वो गोश्त के भाव पहुंच चुकी है किसी हद तक। आज जो सरकारी नेकनामे हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो आलू कच्चा छिलका जो कि दर्जा अव्वल है उसकी सरकारी कीमत तकरीबन 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में वही उसकी एक कह लीजिए बाटा रेट लगा हुआ है कि 150 रुपये किलो में इसको फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह दीगर कीमतों के हवाले से अगर बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 150 से 180 रुपये किलो में इसे फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लहसुन देसी जो है इसकी सरकारी कीमत तकरीबन 553 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ये भी 600 से 700 तक जो है वो क्रॉस करता हुआ नज़र आता है। इसी तरह अदरक की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 390 रुपये मुकर्रर है, जबकि बाज़ार में इसे तकरीबन 600 से ज़ायद में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरे की सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ये भी 100 रुपये किलो में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मूली की सरकारी कीमत 25 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ये भी 60 रुपये किलो में जो है वो मार्केट में आने वालों को मिलेगी। बंद गोभी की सरकारी कीमत के हवाले से अगर बात करें तो आज 55 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 80 से 100 रुपये किलो तक इसकी कीमत भी पहुँच चुकी है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत जो है वो 95 रुपये है, लेकिन 200 से 250 तक में इसे भी फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत तकरीबन 40 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इसे 60 से 80 रुपये किलो में दिया जा रहा है। मूंगरे की सरकारी कीमत आज 210 रुपये है, लेकिन 250 रुपये फ़ी किलो में इसे फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि गाजर की सरकारी कीमत की अगर बात करें तो 70 रुपये ये तय है, लेकिन ये भी 100 रुपये किलो तक में फ़रोख्त हो रही है। शलजम की सरकारी कीमत भी 40 रुपये है। इसी तरह मटर की सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपये, लेकिन ये भी 200 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो तमाम ही जो सब्जियां हैं इनके हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 40 से 50 रुपये तक का या इससे ज़्यादा तक का मुनाफा भी कमाया जा रहा है, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो कीमतों के कंट्रोल में नाकाम नज़र आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। आज सालगिरह है मोहम्मद अजलान खान की, अली की, अब्दुल कादिर हैं जी शहरियार, माजिद अंसारी साहब, और इसके बाद जी एहसान नवाबजादा की सालगिरह है, राना दानियाल अरसलान की सालगिरह है, मोहम्मद इरफान की सालगिरह है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
तो ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमने सबने ये सुन रखा है, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। जब कभी भी आप बड़ा आउट फील कर रहे होते हैं, डाउन फील कर रहे होते हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, दफ्तर से निकल रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, हल्का सा म्यूज़िक बड़ा आपको फ्रेश सा कर देता है। लेकिन अब तो म्यूज़िक की थेरेपी ऐसी है जो कि आपको रिलैक्स कर देती है। सो ये थेरेपी है क्या? म्यूज़िक थेरेपिस्ट अब इस पर बड़ा काम कर रहे हैं और इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी म्यूज़िक के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आप अपने आप को काम और रिलैक्स महसूस करेंगे। आज का हमारा सेगमेंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है। उमैर अली मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ्लूट जो है ये प्ले करते हैं और इसके साथ इनकी टीम के कुछ मेंबर हैं। मैं उनका नाम भी आपको बता दूं, अमान भट्टी साहब हैं, सुहेल खान साहब हैं और इसके बाद मोहम्मद अरशद साहब हैं। अपने मेहमानों को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैंने म्यूज़िक थेरेपी पे बात करनी है। ये म्यूज़िक थेरेपी क्या होता है? हमने डिफरेंट परेशानियों में, तकलीफ में कुछ थेरेपी तो सुनी है, लेकिन म्यूज़िक थेरेपी से आप कैसे जो है वो रिलैक्स फील कराते हैं? सो क्या है ये थेरेपी? आपसे मैं जानूंगी, म्यूज़िक थेरेपी पे बताइएगा जी। म्यूज़िक थेरेपी बेसिक जो है ना रिलैक्सेशन है, मेंटली रिलैक्सेशन है। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो पेशेंट आते हैं, कैंसर के जो है ना पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो है ना जो कारोबार की वजह से जो है ना लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आजकल, आपको पता है जी, हर बंदा तो स्ट्रेस का शिकार है। इस वजह से जो है ना जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम लोग उनको जो है ना लाइव जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से इंशाल्लाह जो है ना वो उमैर भैया आपको जो है ना लाइव अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली ये फ्लूट प्लेयर हैं और मुझे बता दीजिएगा ये पूरी आपकी टीम है। सो आप किस तरह से म्यूज़िक से थेरेपी करते हैं वो? अच्छा, वैसे मैं भी आजकल थोड़ा स्ट्रेस फील करती हूँ। आपको ज़ाहिरी बात है, रात को आप लेट सोएं, सुबह जल्दी उठना है, काम की दौड़ होती है, तो ये भी स्ट्रेस के ज़ुमरे में आती है। तो मैं देखती हूँ अभी मैं कितना रिलैक्स फील करूँगी। जी जी, सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, सबसे पहले मैम बात दरअसल यूँ है कि म्यूज़िक थेरेपी काम किस तरह करती है, ये आप अभी लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी आपको अलग दुनिया से पहले तो म्यूजिशियन बनना पड़ता है। म्यूजिशियन बनने के बाद आपको कुछ ऐसे काम, ऐसी स्टडी करनी पड़ती है जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए आपको कौन से टाइम पे कौन सा राग बजाना चाहिए, डिपेंड ऑफ मूड। आपका मूड क्या है, आप वो सीख रहे हैं। प्रेशर पॉइंट आपको पता होने चाहिए। प्रेशर पॉइंट्स, अगर आप मसाज करें, ये वाला यहाँ से प्रेशर पॉइंट ये होना चाहिए उन्हें, तो इसके भी प्रेशर पॉइंट। बेसिकली हमें जब क्लाइंट्स आते हैं, हमें उनसे बात करते हुए पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या मसला है और इस चीज़ को किस तरह लेके जाना चाहिए। बेसिकली जो मेरा मेन जो आइडियल मैं अपना मानता हूँ और मैं अपने उस्ताद जी को मानता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ जो कैंसर्स के पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर्स ने डेथ टाइम दे दिया हुआ है कि यार तेरी 20 दिन बाद डेथ है, 30 दिन बाद डेथ है। अगर मैं उनको 5 मिनट के लिए रिलैक्स कर दूँ, मेरी इससे अच्छी खुशी की बात नहीं है। डिसेबल बच्चे हैं, मैं डिसेबल बच्चों के पास जाता हूँ, मैं उनको रिलैक्स करता हूँ। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेरा कंटेंट पाकिस्तान में अलहदा बिल्कुल। अभी हम लाइव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम आ ही जाते हैं। हाँ। चलिए जी, आप स्टार्ट करें और थेरेपी से स्टार्ट करें। जी जरूर, थेरेपी से स्टार्ट करें। इसको करने निकाल के आपसे 3 ताल बजाएंगे जी। मैं आपको ये करवानी ठाट का राग बजा के सुनाने लगा हूँ 3 ताल में। राग चंदर कोसा, इसका थोड़ा सा आलाप करेंगे क्योंकि ये पूरी लाहौर सुनना, उस्ताद सुन रहे हैं। थोड़ा सा आलाप करेंगे, आलाप के बाद तबले पे आएंगे आप।
बहुत ज़बरदस्त, मतलब सीरियसली एक वो माहौल सा क्रिएट हो गया है और मेरे ख्याल से वाकई ये थेरेपी आपको रिलैक्स भी कर रही है, एक अलहदा से दुनिया में भी लेके जा रही है। कैसा फीडबैक आता है? फीडबैक आप खुद लाइव एक्सपेरिमेंट आप हाँ, हुआ है बिल्कुल। बेसिकली, तो आप बताइए। बहुत ज़बरदस्त, मैं तो कह रही हूँ वाकई रिलैक्स बंदा फील करता है। मैं आपसे भी ज़्यादा फील, क्योंकि बेसिकली जब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा आपको कभी भी नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये मैं अपने लिए करता हूँ। जब मैं अपने लिए अच्छा करूँगा अगले के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये एक कंबाइन एफर्ट होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या किस तरह से अपनी ये सेटिंग्स करते हैं, लोगों को खुद इनवाइट करते हैं, पेशेंट्स को? बेसिकली मैं आपको आज एक रियलिटी बताता हूँ। मैं एक म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन हूँ। हमारा बेसिकली हमारी जो टीम है, मैं और भाई, हम बेसिकली दोनों रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा, हरमैन रियल एस्टेट से। और रियल एस्टेट के ऊपर ही मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। वहीं पे जो योगा के आते हैं क्लाइंट्स, एक योगा ट्रेनर रखा हुआ है मैंने, योगा करवाते हैं। वो योगा का मेन मकसद है कि आपको फिजिकली रिलैक्स करे। और उसी के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लाइव म्यूजिक थेरेपी का। वो योगा करवा रहे होते हैं और वो फिजिकली रिलैक्स कर रहे होते हैं और मैं मेंटली। आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली? मेरे पास मैम 14 डिग्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस से पहली पोजीशन भी मेरे पास है, सेकंड भी मेरे पास है। उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी बड़ी म्यूजिक अकेडमीज हैं उनके सारे सर्टिफाइड मेरे पास है, मैं साथ लेके आया हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त, रियली ग्रेट। इनका क्या रोल है? ये बेसिकली दरबुका प्लेयर है। आज शो के लिए, आपकी शो के लिए जाहिर सी बात है मुख्तलिफ किस्म के लोग देख रहे हैं जो शास्त्रीय क्लासिकल को भी समझते हैं और थोड़ी सी आज इंटरटेनिंग को भी समझते हैं। ये मैं इंटरटेनिंग करने के लिए ये थोड़ा सा ऐसा चीज़ आपको सुनाऊंगा कि अब ये और चीज़ दुनिया ये चेंज हो गया, अब माहौल चेंज हो गया। ठीक है, ये मैं अपने डेडिकेट करता हूँ। मैं आपको रियलिटी में बताऊँ, मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि बेटा, मेरे बाबा ने पहली दफ़ा, क्योंकि हमारा मौसीकी के घराने से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कोई भी मौसीकी के घराने से ताल्लुक नहीं रखते। अच्छा। हम थ्योरी पढ़ के आ गए हैं, रट्टा मार के नहीं आए। हाँ, चलिए जी, ग्रेट। मैं आपको एक नाम सुना दूं, भरते उजोली मेरी या मोहब्बत, नोट करना, मैं आऊंगा खाली। डेडिकेट करता हूँ मैं अपने बाबा को। जरूर।
ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जाना ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सेगमेंट है जी माल का हाल। आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप घर बैठे अपडेटेड रहें। हम चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पे भी जाएं, आपके पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन हो, आप परेशानी से बच सकें, आपको पता हो कि जी फलां जगह पर क्या रेट चल रहे हैं। तो आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश हमेशा से ये करते हैं कि आपके लिए वो तमाम चीज़ें लेकर आएँ जो घर बैठे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सके। अच्छा जी, रेट लिस्ट भी शेयर की आपके साथ, सब्जियों के रेट भी, ताकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपका प्लान है ख़रीदारी का, तो आपको पहले ही तमाम चीज़ों के रेट पता हों। बाकी जो आपकी रिक्वेस्ट होती है कि महंगाई ज़्यादा है, रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा, तो हमारी बारहा ये भी कोशिश होती है कि हम आपकी वो भी शिकायत जो है वो हुकाम तक पहुंचाते रहे। सो वी होप इस पर कभी तो अमल होगा। बाकी रह गई सुथरा पंजाब और शहर में जो वेस्ट कलेक्शन पे काम हो रहा है, नो डाउट इसके साथ साथ जिम्मेदार शहरी होने का हमें भी सबूत देना है। अपने घरों को हम जिस तरह से साफ़ रखते हैं, अपने गली को साफ़ रखें, अपनी सड़क को साफ़ रखें। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। जो रैपर्स वगैरह हम बाहर फेंक देते हैं, तो बहुत सारे मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बैठे तो हैं, लेकिन ये शऊर नहीं है कि आपने रोड पे रैपर्स नहीं फेंकने हैं। सो इन चीज़ों का ख्याल हमने रखना है। बीइंग अ शहरी, बीइंग अ सिटीज़न, हम सबकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शहर को साफ रखें। दूसरों पे तनकीद से पहले हमें खुद को ठीक करना है, अपने घर को ठीक करना है। बहुत सारे मामलात खुद ठीक हो जाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।